यांग जी ऐसी व्यक्ति नहीं थीं जो दूसरों के लिए चीजें कठिन बनाती। चूंकि लियांग शाओपिंग उससे माफी मांगने के लिए खुद को नीचे कर सकता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे बाहर का रास्ता दे देगा। यह अच्छा है कि भाई लियांग सही और गलत में अंतर कर सकते हैं, यांग जी ने धीरे से कहा। लेकिन वह उसे याद दिलाना नहीं भूले। ये पहली बार नहीं है जब आपके झेनहुआ ने मेरी लॉन्गक्सिंग को उकसाया है। मैं इन जूनियर्स के प्रति गणनात्मक नहीं होऊंगा, लेकिन उनके गुरु के रूप में मुझे उम्मीद है कि भाई लियांग उन्हें सख्ती से अनुशासित करेंगे। यह निश्चित है। भाई यांग, चिंता मत करो, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं उन्हें अच्छी तरह से अनुशासित करूंगा, लियांग शाओपिंग ने यांग जी के शब्दों के अनुसार कहा। ये कहते हुए उसकी चतुर आंखें घूम गईं। मुझे उम्मीद है कि भाई यांग आज जो कुछ हुआ उस पर आपत्ति नहीं उठाएंगे। आखिरकार हम पड़ोसी हैं। इस गलतफहमी के कारण हमारे रिश्ते को नुकसान न पहुंचाएं। दोबारा इसका जिक्र न करें। ठीक है। लियांग शाओपिंग के शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। उन्होंने संकेत दिया कि यांग जी को अब इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। आखिरकार बेइयुन शहर के मार्शल आर्ट स्कूलों के मौजूदा माहौल में लॉन्गक्सिंग के लोगों द्वारा निपटा जाना सम्मानजनक नहीं था। लियांग शाओपिंग हार नहीं मान सकते थे। यांग जी ने अपने दिल में खर्राटे लिए, लेकिन उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं यांग जी बातूनी व्यक्ति नहीं हूँ। लियांग शाओपिंग को यांग जी के किरदार पर काफी भरोसा था। उनकी बातें सुनकर उन्हें राहत मिली। ठीक है, मैं आपके अभ्यास में खलल नहीं डालूंगा। जब मेरे पास समय होगा तो मैं भाई यांग को पे खिलाऊंगा। यांग जी ने स्वाभाविक रूप से ऐसे विनम्र शब्दों का जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल ये शब्द बेरुखी से कहे, मैं तुम्हें बाहर नहीं देखूंगा। लियांग शाओपिंग शर्मिंदा दिखे, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया और अपने शिष्यों के साथ चले गए। क्या तुमने उनसे लड़ाई की? जैसे ही दूसरी पार्टी चली गई, लिन यी उत्सुकता से आगे झुक गई और जियान ऐसे पूछा। उसकी सुंदर भौहें चिंता से सिकुड़ गई थीं। इसे लड़ाई नहीं माना जा सकता। ठीक है, मैं बस दूसरे पक्ष को अशिष्टता से बोलने के लिए सबक सिखा रहा हूँ। जियान ए ने इस मामले को दिल पर नहीं लिया। इसके अलावा यदि उनके बीच मारपीट होती थी तो इसे लड़ाई कहा जाता था। अधिक से अधिक उसे एक तरफा दुर्व्यवहार माना जाएगा। कितना खतरनाक! लिन यी चिंता के अलावा कुछ नहीं कर सकी। सौभाग्य से जियान ए को इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। जूनियर भाई लिन यी, हमारे साथ रहते हुए हम जूनियर बहन को कष्ट नहीं होने देंगे। चिंता मत करो। यूयू किनारे पर खड़ा था और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तुम सब आओ। इस समय यांग जी अचानक यार्ड में खड़ी हो गईं और सभी को बुलाया। ये देख सभी ने तुरंत उसे घेर लिया। उसकी नज़र जियान ए पर पड़ी और यांग जी ने पुष्टि के लिए पूछा, जियो ए, क्या तुमने वास्तव में उस दिन केवल दूसरे पक्ष को लात मारी थी? जियान ए ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मालिक, उस समय सभी लोग मौजूद थे। उनके साथ भी कुछ लोग थे। ऐसी बात के बारे में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मौके पर ही इसका पर्दाफाश हो जाएगा। ये सुनकर यांग जी धीरे से सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। चूंकि यह सिर्फ एक लात थी, दूसरे पक्ष को जियो ए के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहिए था। शायद उसने कुछ खराब खा लिया था। मास्टर ने एक बार तुम्हें ऐसा न करने का निर्देश दिया था, परेशानी पैदा करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब आपका अपमान किया जा रहा हो तो आपको उदासीन रहना होगा और दूसरों को अपनी गरिमा को कुचलने देना होगा। यांग जी की नज़र कुछ शिष्यों पर उदासीनता से पड़ी और उन्होंने कहा,
हम मार्शल कलाकारों के पास रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। जब विरोध करने का समय हो तो नर्म दिल होने की कोई जरूरत नहीं है। सहन करने से चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। हालांकि मेरी लॉन्गजिंग अब प्रसिद्ध नहीं है, मैं काया होने की हद तक नहीं पहुंचा हूँ। शिष्य गुरु की शिक्षाओं को याद रखेगा, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। ये देखकर यांग जी ने संतुष्टि में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसने हल्की सी आह भरी और उनकी ओर देखा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब सभी ने ये सुना तो वे यांग जी को बिना पलक झपकाए घूरते रहे, उसके जारी रहने का इंतजार करने लगे। एक पल रुकने के बाद यांग जी ने धीरे से कहा, जब से आपके अंकल मास्टर चेन ने मार्शल आर्ट स्कूल छोड़ा है, मैं ही आपकी सभी कक्षाओं के लिए जिम्मेदार हूँ। आप सभी विभिन्न प्रकार की मार्शल आर्ट सीख रहे हैं और मैं इसे अकेले करने में असमर्थ हूँ। मैंने मार्शल आर्ट मास्टर की भर्ती के लिए पहले ही एक नोटिस प्रकाशित कर दिया है, लेकिन किसी को भर्ती करने से पहले आप केवल अपना दैनिक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण अलग से ही कर सकते हैं। हालांकि स्कूल में बहुत अधिक शिष्य नहीं थे, फिर भी सभी ने व्यक्तिगत रूप से महारत हासिल करने के लिए मार्शल आर्ट का एक प्रकार चुना था। यदि हर कोई प्रतिदिन 2 घंटे अभ्यास करता तो यांग जी को शिक्षण समाप्त करने के लिए नींद छोड़नी पड़ती। यह एक विशेष अवधि थी, इसलिए वह प्रत्येक दिन केवल कुछ लोगों को ही पढ़ा सका। शिष्यों के मन में स्वाभाविक रूप से अपने गुरु के प्रति पीड़ा महसूस हुई, इसलिए वे तुरंत सहमत हो गए। दोपहर के समय लिन यी और गाओ यांग पहली बार मार्शल आर्ट स्कूल में दोपहर के भोजन के लिए रुके। चूंकि वहां अचानक कुछ और शिष्य आ गए थे, अब भोजन कक्ष में 2 भोजन मेजें थीं। दैनिक नाश्ता और दोपहर के भोजन की मात्रा दोगुनी हो गई। जियान सी यूहान, लिन यी और गाओ यांग एक मेज पर बैठे थे। आप दोनों को कैसा महसूस हो रहा है? यदि आपको लगता है कि आप टिके नहीं रह सकते, तो अपने आप पर दबाव न डालें। भोजन के दौरान जियान ने उन दोनों को देखा और मजाक किया। मैंने पहले कुछ दिनों तक सहन किया और अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरा शरीर हर दिन हल्का और आरामदायक महसूस करता है, लिन यी ने कहा। केवल वे ही लोग जानते होंगे जिन्होंने मार्शल आर्ट के अभ्यास की कठिनाइयों का अनुभव किया है। विशेष रूप से हर सुबह सुबह के व्यायाम की शुष्कता को घोड़े की मुद्रा में 1 घंटे तक बैठना पड़ता था। दिन ब दिन आम लोगों के लिए टिके रहना कठिन होता जा रहा था। लिन यी की प्रेरणा निस्संदेह जियान थी। लिन यी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितना कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि वह हर दिन उसके साथ बातचीत कर सकता था। गाओ यांग ने भी जवाब दिया, मुझे भी अब यह एहसास पसंद है। मैं हर दिन बहुत पूर्ण महसूस करता हूँ। वह शुरू से ही एक सख्त और अनुशासित व्यक्ति थे। मार्शल आर्ट का अभ्यास करना उनके शरीर के लिए फायदेमंद था। गाओ यांग ने महसूस किया कि पीड़ा रिटर्न के समानुपाती थी, इसलिए उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। उनकी बातें सुनकर जियान भी उनके लिए खुश हुआ। उसने तुरंत कहा, सप्ताह पूरा हो गया है। मास्टर को आधिकारिक तौर पर आपको स्वीकार करने के लिए कहना न भूलें। उनके शिष्य, समय आने पर तुम्हें मुझे सीनियर सिस्टर कहना होगा। आइए हम दोनों के बीच ऐसा न करें। ठीक है, यह अजीब है। लिन यी ने अपने दिल में इस उपनाम का विरोध किया। उसे जियान कहना अधिक सहज था। जियान ने उदासीनता से कंधे उचकाए। यह आप पर निर्भर है। भले ही आप मुझे ऐसा कहें। मैंने आपसे कुछ दिन पहले ही संप्रदाय में प्रवेश किया है। मैं आपकी वरिष्ठ बहन हूँ और इस तथ्य को बदला नहीं जा सकता। लिन यी और गाओ यांग ने एक दूसरे की ओर देखा। सत्य तो सत्य था, हालांकि वे उसे वैसे भी संबोधित नहीं करेंगे। इस समय
जी हाओयू हाइचेंग जिले में एक अकेले विला में थे। मुझे वह गर्मी याद आती है। हम तूफान से इतने डर गए कि हम सड़कों पर चिल्लाने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दूसरों की नज़र में कितने पागल या अस्वाभाविक थे। वह लगभग मेरे जीवन का सबसे अनमोल दृश्य बन गया। रसोई में जी हॉक्सू की छोटी सी आकृति गाना गुनगुनाने में व्यस्त थी, जबकि उसका चेहरा एक युवा और ऊर्जावान मुस्कान से भरा हुआ था। वह पहले के उदास स्वन्य से बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह थी। जी हाओयू बाहर से वापस आए और ये दृश्य देखा। जी हाओयू चुपचाप अपनी बहन के पीछे चला गया और बचकानी दहाड़ते हुए बोला, ओह आ। जी हॉक्सू चौंक गया और तुरंत चिल्लाया। उसने पलट कर देखा तो वह उसका भाई था। उसने गुस्से और मनोरंजन में उसकी बाह पर मुक्का मारा। मुझे तुमसे नफरत है। जी हाओयू ने काले रंग का कैजुअल सूट पहना हुआ था। कोई भी बता सकता था कि वह अभी अभी कंपनी से लौटा था। उसके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान उभर आई। उसने काउंटर की ओर देखने के लिए अपनी गर्दन टेढ़ी की और पूछा, आप क्या बना रहे हैं? सलाद। जी हाओसू ने कांच का कटोरा उठाया और जी हाओयू के सामने कुछ साग के साथ कांटा मारा। इसे आजमाएं। गोल सलाद का एक टुकड़ा, गुलदाउदी का एक टुकड़ा और बैंगनी मुलेठी का एक टुकड़ा। जी हाओयू ने अपना मुंह खोला और उसे खा लिया। अगले ही सेकंड में उसका सुंदर चेहरा थोड़ा उदास हो गया। बहुत खट्टा, तेल और सिरके का रस, जी हॉक्सू ने कहा और काट लिया। उसने फिर पूछा, तुम अचानक वापस क्यों आ गए? जी हाओयू ने लापरवाही से अपनी टाई ढीली की और स्नेहपूर्वक कहा, मेरी बहन के साथ वापस आ जाओ। आप पिछले 2 दिनों से नाखुश लग रहे थे। जैसे ही वह बोल रहा था, जी हाओयू अचानक उसके पास आने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने जी हॉक्सू के चेहरे की ओर देखा और पूछा, लेकिन आप आज अच्छे मूड में लग रहे हैं। अभी तो तुम भी गुनगुना रहे थे। बताओ, तुम किस बात से खुश हो? जब उसने जियान यू के बारे में सोचा, तो जी हॉक्सू थोड़ा शर्माए बिना नहीं रह सकी। हालांकि उसने जिद करते हुए कहा, सचमुच? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आज मौसम बेहतर है। युवा लड़कियों के पास हमेशा कुछ रहस्य होते हैं। जी हाओयू ने आगे नहीं पूछा। उसने केवल अपनी भौहें सुंदर ढंग से ऊपर उठाईं। चाहे कुछ भी हो, यह अच्छा है कि हमारा हॉक्सू हर दिन इतना खुश रहता है। हे। जी हाओशू बेपरवाही से मुस्कुराए और जी हाओयू को लिविंग रूम में सोफे पर खींचने के लिए आगे बढ़े। बैठने के बाद उसने रहस्यमय ढंग से उसकी ओर देखा और बोली, भाई, बताओ कल मैं किससे टकराई थी? कौन? जिया हाओ। जी हाओयू ने लापरवाही से अनुमान लगाया। आखिरकार उसकी बहन 3 साल से विदेश में थी, और वे देश में उन लोगों को गिन सकते थे जिन्हें वह जानती थी। जी हॉक्सू तुरंत उसकी आंखें घूम गईं। अगर मैं भाई जियाहाओ से मिलूं तो क्या मुझे आपको रिपोर्ट करनी होगी? ऐसा लगता था कि जी हाओयू में अपनी बहन के प्रति एक अलग स्तर का धैर्य था। उसने तुरंत अनुमान लगाया। दूसरे अंकल। जी हॉक्सू ने अपना सिर हिलाया। जी हाओयू, दादाजी। उसने फिर सिर हिलाया। कौन है भाई? जी हाओयू ने उत्सुकता से पूछा, अपने सामने जिज्ञासु भाई को देखते हुए। जी हॉक्सू संतुष्टि से मुस्कुराई और मंद स्वर में कहा, मैंने उस लड़की को देखा जिसका जन्मदिन आपके जैसा ही था। जी हाओयू अवाक थे। कौन? अपने भाई की प्रतिक्रिया देखकर उसे पता चल गया कि वह केक के बारे में भूल गया है। जी हॉक्सू ने तुरंत उसे याद दिलाया, आपके जन्मदिन के दौरान जियोवे नाम की एक लड़की ने गलत केक ले लिया था। केक पर उसका नाम लिखा हुआ था। मुझे याद है। जी हाओयू ने प्रबुद्ध होने का नाटक किया और सिर हिलाया। जी हॉक्सू ने आगे कहा, कल ही जब अंकल ताओ और मैं स्टेक खाने गए,
तो हमारी मुलाकात बड़े भाई से हुई, जिसने साथ में केक खरीदा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन भी वहां होगी। हमने फोन नंबरों का भी आदान प्रदान किया। केवल एक भोजन में हम अच्छे दोस्त बन गए। वक्ता का कुछ कहने का इरादा नहीं था, लेकिन श्रोता ने बात समझ ली। जी हाउ यू एक तेज तर्रार व्यक्ति थे। जब उसकी बहन ने बड़े भाई शब्द कहा, तो उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे वह दूसरी पार्टी को खाना चाहती हो। क्या वह बड़ा भाई बहुत सुंदर है? जी हाउ ने लापरवाही से पूछने का नाटक किया। जी हॉक्सू ने तुरंत सिर हिलाया, और उसकी आंखों की रोशनी और भी तेज हो गई। बहुत सुंदर, मेरी तुलना में? जी हाउ ने फिर पूछा। जी हॉक्सू की अभिव्यक्ति स्तब्ध हो गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अवचेतन रूप से जियान यू के विषय में डूबी हुई थी। अपने भाई की अर्थपूर्ण दृष्टि को देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि उसने शांत होने का नाटक किया और हल्के से खांसी। भाई की तुलना में वह निश्चित रूप से बहुत बुरा है। हालांकि वह अपने दिल में चिल्ला रही थी, भाई यू सबसे सुंदर है। ब्रदर यू ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है। जी हॉक्स्यू ने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति को सीधा किया और जी होयू को घूर कर देखा। विषय मत बदलो, मुझे तुम्हें कुछ गंभीर बातें बतानी हैं। जी हाओयू ने अपनी सुंदर भौहें ऊपर उठाईं, और उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान फैल गई। गंभीर व्यवसाय? कौन सा गंभीर व्यवसाय? मैं पढ़ाई के लिए एरजोंग जाना चाहता हूँ, जी हॉक्स्यू ने कहा। बेइयुन, एरजोंग। ये स्कूल निस्संदेह जी हाओयू से बहुत परिचित था। हालांकि जी हाओयू ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने केवल उत्सुकता से पूछा, आपने अचानक एरजोंग जाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि जियो ए एरजोंग से है। क्या मैंने यह नहीं कहा कि हम दोस्त बन गए हैं? भाई जियाहांग भी एरजोंग से है, इसलिए मैं भी एरजोंग जाना चाहता हूँ। जी हाओसू ने लापरवाही से समझाया, लेकिन इसने जी हाओयू को स्तब्ध कर दिया। जियो ए एरजोंग? अगर उसने शुरुआत में केवल जियो ए का नाम सुना होता, तो वह इसके बारे में इतना नहीं सोचता। हालांकि अब चूंकि एक और कीवर्ड एरजोंग था, जी हाओयू को बहुत अधिक सोचना पड़ा। जब उसने लड़की के गुस्से वाले रूप के बारे में सोचा, तो जी हाओयू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी बहन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि जियो ए का उपनाम क्या है? उसका उपनाम जियान है, जी हॉक्स्यू ने कहा लापरवाही से। भाई यू का उपनाम जियान था, इसलिए उसकी बहन का उपनाम भी जियान होना चाहिए। जियान ने, जी हॉक्स्यू ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं। जियान ए का नाम बहुत अच्छा है। ये भाई यू के नाम जैसा ही सुखद था। जब जी हाओयू ने जियान ए का नाम सुना, तो उन्होंने अस्पष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। उसकी आंखों में भावनाएं उभर आईं, लेकिन उसने तुरंत उन्हें दबा दिया। उसने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि जी हॉक्स्यू ने भी कुछ नोटिस किया है। वह तुरंत थोड़ा घबरा गई। भाई, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? नहीं, जी हाओयू ने इससे इनकार किया। ओह, जी हॉक्सू ने अपने होंठ भींचे। शायद वह ज्यादा सोच रही थी। यदि आप एरजोंग जाना चाहते हैं, तो एरजोंग जाएं। मैं आपके लिए इसकी व्यवस्था करूंगा, जी हाओयू ने कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। इसे बाहर निकालकर देखने पर जी हाओयू की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी हो गई। उन्होंने जी हॉक्स्यू की ओर अपना फोन लहराया। भाई, पहले ये फोन उठाना होगा। जी हाओयू खड़े हुए और कॉल बटन दबाने से पहले फर्श से छत तक की खिड़की की ओर चले गए। जैसे ही कॉल आई, जी हाओयू के आसपास का माहौल अचानक बदल गया। जो भाई अभी अभी अपनी बहन से बात कर रहा था और प्यार कर रहा था, वह तुरंत गायब हो गया, और उसकी जगह शीतलता और जानलेवा इरादे ने ले ली।
जैसे ही उसने फोन पर व्यक्ति को बात करते हुए सुना, जी हाओयू का सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी गहरी आंखें किसी राक्षस की तरह ठंडी थीं, मानो दो दहाड़ने वाले जानवरों को बंद कर दिया हो और आत्मा को झकझोर देने वाली ठंडी रोशनी उत्सर्जित कर रही हो। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, उनके हमला करने से पहले उन्हें खत्म कर दो। ऐसा लग रहा था जैसे फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने कुछ कहा हो। जी हाओयू एक पल के लिए रुके और ठंडे स्वर में कहा, अभी समय नहीं हुआ है। कॉल समाप्त हो गई। जब वह मुड़ा, तो जी हाओयू की अभिव्यक्ति पहले ही सामान्य हो चुकी थी। हॉक्सू, तुम दादाजी के पास कब लौटने की योजना बना रही हो? जी हाओयू सोफे पर लौट आए और जी हाओसू से पूछा। जी हॉक्सू ने अपना आंचल उठाया और आगे की ओर झुक गई। क्या आप अब भी बता सकते हैं? मैं अब और नहीं बता सकता, जी हाओयू ने कहा। फिर मैं कल वापस जाऊंगा। अन्यथा, अगर दादाजी दिन में 3 बार फोन करेंगे तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा, जी हॉक्सू ने कहा। मुझे बाद में बाहर जाना है। आप अंकल ताओ के साथ दादाजी के पास वापस क्यों नहीं जाते? अन्यथा, आप घर पर अकेले रहेंगे। जब जी हॉक्सू ने ये सुना, तो वह निराश भाव दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए वापस नहीं आए? ये देखकर जी हाओयू ने अपने हाथ में फोन हिलाया और माफी मांगते हुए कहा, कुछ गड़बड़ हो गई। फिर ठीक है। अगला दिन मार्शल आर्ट स्कूल के सप्ताह का आराम का दिन था। जियान ए और सी यूहान बाई झोउ के आवास पर गए। जियो जेन भी जाने के लिए सहमत हो गया। लिविंग रूम में सोफे पर कुछ लोग लापरवाही से लेटे या लेटे हुए थे। उनके सामने कॉफी टेबल पर ची यांग द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्तम और स्वादिष्ट केक और मिठाइयाँ रखी हुई थीं। बाई झोउ ने बेहतरीन रेड वाइन की एक बोतल खोली और उनके लिए डाली और जियान ऐसे कहा, सेक्ट मास्टर, मार्शल आर्ट स्कूल में आपका अनुभव कैसा था? जियान ने एक काले तकिए के साथ सोफे के कोने में दुबकी हुई थी हाथ उसने अपनी ठुड्डी तकिए पर टिकाई और ऊपर देखा। उसने लापरवाही से कहा, पहले मैं अनुकूलन करने में थोड़ा असमर्थ थी, लेकिन हाल ही में मैं ऐसा करने में सक्षम हुई हूँ। चीजें धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी, और यह कोई अनुभव नहीं है। मैं केवल इसलिए गया क्योंकि मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता थी, जियान ए ने कहा। जियो जेन ने अपनी बाहें पार कर लीं और भावशून्यता से दूसरी तरफ सोफे पर झुक गया। उसने तुरंत बाई झोउ की ओर देखा और धीरे से कहा, हमारे बीच तुम्हें ही वह व्यक्ति होना चाहिए जिसे उस स्थान पर जाने की सबसे अधिक आवश्यकता है ना? बाई झोउ ने शराब डालना बंद कर दिया और जियो जेन की ओर देखा। क्या तुम पागल हो? क्या मैं अपनी कोमल त्वचा के साथ परिचारिका बनने जा रही हूँ? पफ। जियान ए हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर उसने बाई झोउ की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, भले ही तुम अपने आप को हमें सौंप दो। मार्शल आर्ट स्कूल तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ? बाई झोउ ने गंभीरता से पूछा। बाकी लोग अवाक रह गए। ची यांग रसोई से ताज़ी पकी हुई स्ट्रॉबेरी पाई ले जा रहा था जब उसने बाई झोउ की बात सुनी। उसने कहा, मास्टर, आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। आपके लिए मार्शल आर्ट सीखने का समय पहले ही निकल चुका है। मैं केवल 24 वर्ष का हूँ। बाई झोउ ने निराशाजनक दृष्टि से विरोध किया। क्या 24 साल की उम्र को बूढ़ा माना जाता है? जियान ए ने बाई झोउ से कहा, आम तौर पर मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छी उम्र 5 से 8 साल की उम्र में नींव तैयार करना है। मुझे पहले से ही बूढ़ा माना जाता है। आपको तो छोड़ ही दीजिए। बाई झोउ ने उदासीनता से अपने होंठ भींचे।
अपने हाथ में शराब डालने के बाद उसने इसे जियान ए को सौंप दिया और कहा, वैसे भी मुझे पीड़ित होने के लिए ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसा है। मैं इस अपार्टमेंट को घेरने और मेरी रक्षा करने के लिए 1000 लोगों को काम पर रखूंगा। कितना घमंड है, जियो जेन ने ठंडे स्वर में कहा। ची यांग ने मुस्कुराते हुए बाई झोउ से कहा, मास्टर, हालांकि मेरे कौशल बाकी लोगों की तरह अच्छे नहीं हैं, मुझे आपकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? जियान ए ची यांग को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आज उसने फीनिक्स पैटर्न वाला चमकीला लाल एप्रन पहना हुआ था। तभी जियान ए ने प्रतिक्रिया दी। अब तक देखे गए कुछ 12 रक्षकों के अलावा ची यांग उस प्राचीन संप्रदाय का एकमात्र अन्य सदस्य था जिसे उसने देखा था। ची यांग की ताकत, उसका स्तर क्या है? जियान ए ने उत्सुकता से पूछा। उसने पहले कभी ची यांग को आक्रमण करते नहीं देखा था, लेकिन उसका पाक कौशल एक मिशेलिन शेफ के स्तर का था। उसे संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ में से एक होना चाहिए। बाई झोउ रेड वाइन का गिलास लेकर सोफे पर बैठी और गर्व से कहा, जिस व्यक्ति को मैंने चुना है वह स्वाभाविक रूप से सबसे उत्कृष्ट ऑलराउंडर है। वह खाना बनाना और गाड़ी चलाना जानता था। जब वह खतरे में हो तो वह उसकी रक्षा भी कर सकता था। क्या वह नानी, ड्राइवर या अंगरक्षक था? ची यांग के पास इतने सारे कौशल थे कि उन्हें परिभाषित करना असंभव था। जियान ए को मुस्कुराते हुए देखते हुए ची यांग ने कहा, मैं लॉर्ड सी यू जितना शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने मालिक से बहुत मजबूत हूँ। बाई झोउ की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उसकी नाराजगी भरी निगाहें चेतावनी भरी नजरों से पलट गईं। वास्तव में, यहाँ तक कि 12 गार्डों में से ची यांग भी, जो कुछ भी नहीं जानता था, हंसने लगा। ची यांग ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराया। पाई को हाथ में रखकर वह इधर उधर घूमा और खिसक गया। वह स्वाभाविक रूप से बाई झोउ का मजाक नहीं उड़ा रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि आज सेक्ट मास्टर मौजूद थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से बात की और उनका मजाक उड़ाया। जब वह अपने मालिक के साथ अकेले रहता था, तो वह अपनी सीमाओं को लांघने की हिम्मत नहीं करता था। आप में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए आपको बस एक मजाक बनना है और लोगों को हंसाना है, जियो जेन ने ठंडे स्वर में कहा। बाई झोउ तुरंत सीधी बैठ गई और अपनी आकर्षक आंखों से जियो जेन को देखा। उसने अप्रसन्नता से कहा, अरे, तुम कम ही बात करते हो। जियो जेन ने अपना गिलास उठाया और उसे नजरअंदाज करते हुए शराब का एक घूंट पी लिया। बाई झोउ कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा। बाई झोउ रुका और उस पर नंबर देखने के लिए अपना फोन उठाया। फिर वह जियो जेन पर चिल्लाया, मैं बाद में आपसे हिसाब बराबर कर लूंगा। हेलो, ये बाई झोउ है। जब कॉल अटेंड की गई, बाई झोउ विनम्रता से खड़ी हुई और चली गई। लिविंग रूम में टेलीविजन चालू था और स्क्रीन पर एक विज्ञापन चल रहा था। जियान ए ने लापरवाही से उस पर नजर डाली, लेकिन वह थोड़ा ऊपर बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। टेलीविजन चैनल पर टूथपेस्ट का विज्ञापन चल रहा था और विज्ञापन फिल्माने वाला युवक परिचित लग रहा था। उसने प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण सोचा, क्या यह वह युवक नहीं था जिससे वह कुछ समय पहले रोज एंटरटेनमेंट में मिली थी? जियान ए को अपना सटीक नाम याद नहीं है, लेकिन उसका चेहरा वास्तव में उत्कृष्ट था। इसे एक बार देखने के बाद उसे फिलहाल इसे नहीं भूलना चाहिए। दृश्य में युवा सुंदर और धूपदार था। जब वह मुस्कुराता था तो वह सूरज की तरह चमकदार होता था। वह ऊर्जावान थे और इस उम्र में भी उनमें अनोखा आकर्षण था। वह सचमुच एक स्टार की तरह लग रहा था। यदि वह दुखद घटना नहीं होती,
तो जियान ए को ये स्वीकार करना होगा कि इस बच्चे का भविष्य असीमित था। इससे पहले कि वह ज्यादा सोच पाती, बाई झोउ पहले ही कॉल खत्म कर चुकी थी और चली गई थी। उसकी अभिव्यक्ति ठिठक गई। ऐसा लग रहा था कि अभी फोन कॉल की सामग्री बुरी खबर थी। क्या गलत? जियान ए बाई झोउ से पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बाई झोउ ने अपने हाथ में फोन लहराया और गुस्से में कहा, कंपनी ने मुझे अभी फोन किया। उन्होंने कहा कि मनोरंजन पार्क परियोजना की मंजूरी को खारिज कर दिया गया है। खारिज कर दिया गया? ये सुनते ही जियान ए सीधी बैठ गई और उसकी अभिव्यक्ति औपचारिक हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या उन्होंने इसका कारण बताया? मनोरंजन पार्क परियोजना बइयुन शहर के विकास को बढ़ावा देने और शहर को घरेलू मनोरंजन में सबसे आगे ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना थी। यदि कोई कंपनी इसे विकसित करने की इच्छुक थी, तो क्या उच्च अधिकारियों को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए? इसे कैसे खारिज किया जा सकता है? हालांकि ईस्ट सी रियल एस्टेट की पंजीकृत पूंजी थोड़ी कम थी, लेकिन इसकी तरल पूंजी अधिक थी। साथ ही सेंचुरी ग्रुप के सहयोग से निर्माण संबंधी कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा परियोजना योजना उत्तम थी। जियान ए को विश्वास था कि जब तक उच्च अधिकारी प्रस्ताव पढ़ेंगे, वे सहमत होंगे। परियोजना का स्थान दक्षिणी उपनगरों में था। निर्माण से न केवल कोई संभावना पैदा होगी शहर के लिए असुविधा, लेकिन ये शहर के 6 लाख वर्ग मीटर के भूमि क्षेत्र के विस्तार के बराबर भी होगा। ये सब फायदेमंद था, कोई नुकसान नहीं। बाई झोउ की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। उन्होंने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पर्याप्त रूप से सही नहीं था। उन्होंने इसे संशोधन के लिए वापस भेज दिया। क्या मजाक? जियान ए ने तुरंत व्यंग्य किया। ये प्रस्ताव उसकी लगभग 1 महीने की कड़ी मेहनत का परिणाम था। उसने हर कदम को गंभीरता से संशोधित किया था, इसलिए इसमें कोई खामियां होना असंभव था। कोई चाल चल रहा है। अगले सेकंड में जियान ए और बाई झोउ ने एक सुर में कहा। चूंकि उन दोनों ने इस बारे में सोचा, इसका मतलब था कि कोई जानबूझकर ईस्ट सी रियल एस्टेट के लिए चीजें मुश्किल बना रहा था। संप्रदाय मास्टर, आपके अनुसार यह कौन है? बाई झोउ ने जियान ए की ओर देखा और पूछा। जियान ए ने भौहें चढ़ा दीं और गहरी सोच में पड़ गया। ईस्ट सी रियल एस्टेट की स्थापना अभी अभी हुई थी और उसने जल्दी ही सेंचुरी ग्रुप के साथ एक रणनीतिक साझेदारी बना ली थी। कंपनी ने कभी भी परियोजनाओं पर अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा या टकराव नहीं किया। एकमात्र पार्टी जिसने उसे नाराज किया था वह जियान समूह था। वास्तव में इसे उनका अपमान भी नहीं माना जाना चाहिए। बात सिर्फ इतनी थी कि 2 नीलामियों के दौरान उनके बीच गहरा तनाव था और उन्होंने जमीन के 2 टुकड़े छीन लिए थे जो जियान समूह को पसंद आए थे। जियान ए बहुत निश्चित नहीं था। क्या जियान ग्रुप जैसा बड़ा निगम नव स्थापित ईस्ट सी रियल एस्टेट को गंभीरता से लेगा? हालांकि जियान चांगशिंग एक कष्टप्रद और क्षुद्र व्यक्ति था। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये बहुत घृणित होगा। क्या ये जियान समूह हो सकता है? बाई झोउ ने अनुमान लगाने की कोशिश की। आखिरकार वह जियान ए के समान ही सोच रहा था। हालांकि ईस्ट सी रियल एस्टेट ने नीलामी में 2 बार सुर्खियां बटोरीं, लेकिन ये हमेशा शांत रहा। जियान समूह के अलावा उनका अन्य कंपनियों के साथ कोई टकराव नहीं था। जियान ए ने असमंजस में पूछने से पहले बहुत देर तक सोचा। क्यों? यदि यह जियान समूह होता तो वे ऐसा क्यों करते? क्या ऐसा हो सकता है? जियान ए ने गहरी सांस ली। ये संभव है कि जियान समूह ने एक मनोरंजन पार्क परियोजना के बारे में भी सोचा हो। अगर ऐसा मामला है
तो जियान समूह को दक्षिणी उपनगरों में जमीन का वह टुकड़ा पसंद आ गया होगा। जब बाई झोउ ने ये सुना तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। आप कह रहे हैं कि न केवल हमारे पास अनजाने में जियान समूह के समान परियोजना का विचार था, बल्कि हमने अनजाने में वह जमीन भी छीन ली जो वे चाहते थे। जियान ए ने अपने होंठ भींचे और बड़बड़ाने से पहले कुछ देर सोचा। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ। इसके अलावा यह अनुमान इस आधार पर है कि जियान समूह ने ऐसा किया है। यदि जियान समूह वास्तव में इसके पीछे है, तो यही कारण हो सकता है। अन्यथा क्या वह पिछली घटना के लिए हम पर क्रोधित हो सकता है और हमें फंसाने की कोशिश कर सकता है? ये बहुत घटिया होगा। जियान चांगशिंग एक बड़ी कंपनी के सीईओ थे। जब तक इसमें उसके अपने हित शामिल न हों, वह ऐसी उबाऊ चाल का उपयोग नहीं करेगा। बाई ने कहा, मैं किसी से यह जांच करवाऊंगी कि क्या जियान समूह द्वारा मनोरंजन पार्क परियोजना विकसित करने के बारे में कोई खबर है। झोउ ने कहा। जियान ए ने सिर हिलाया। यदि वह इसका पता लगाना चाहती, तो वह ऐसा ही कर सकती थी। हालांकि वह इस प्रोजेक्ट में देरी नहीं कर सकी। वह पहले ही सेंचुरी ग्रुप के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुकी थी। यदि उसने इसमें एक और दिन की देरी की, तो इससे दोनों कंपनियों को नुकसान होगा। बाई झोउ, इस परियोजना को निपटाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्दे के पीछे कौन गंदा खेल रहा है। हमें उन्हें बताना होगा कि वे ईस्ट सी रियल एस्टेट को नहीं छू सकते। जियान ए ने बाई झोउ से कहा। वह ये भी जानती थी कि बाई झोउ उच्च अधिकारियों के साथ संबंध तय कर सकती है। बाई झोउ ने सिर हिलाया और कॉल करना जारी रखा। जियो जेन और सी यूहान ने पूरे समय उनकी बातचीत सुनी और हैरान रह गए। वे दोनों बिना किसी इच्छा वाले लोग थे और ठंडे व्यक्तित्व वाले थे। उन्हें षड्यंत्रकारी व्यापारिक दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे इसे नहीं समझते थे। हालांकि वे दोनों एक प्रश्न के बारे में सोच रहे थे। संप्रदाय गुरु को इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ी? अगर उसके पास पैसे की कमी थी, तो वह बाई झोउ को बता सकती थी। आखिरकार क्यूसी एक हथेली के आकार का देश था जिसकी जीडीपी दुनिया में शीर्ष 10 में थी। हालांकि बाई झोउ में बहुत कम क्षमता थी, लेकिन अच्छे दिखने के अलावा वह अभी भी बहुत अमीर था। इस समय हाइचिंग जिले में जियान ग्रुप बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर सीईओ के कार्यालय में जियान चांगशिंग ने हाल ही में ऑडिट ब्यूरो के निदेशक लियू के साथ एक कॉल समाप्त की थी। ईस्ट सी रियल एस्टेट ने वह 6 लाख वर्ग मीटर जमीन छीन ली थी। जियान चांगशिंग हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहते थे कि दूसरा पक्ष इसका उपयोग किस लिए करना चाहता है। उन्होंने पहले निदेशक लियू से पूछा था, और आज उन्हें खबर मिली कि ईस्ट सी रियल एस्टेट एक मनोरंजन पार्क परियोजना विकसित करने के लिए भूमि के उस टुकड़े का उपयोग करना चाहता था। क्या जियान समूह ने खबर लीक की और दूसरे पक्ष ने उन्हें हरा दिया, या दोनों पक्षों ने संयोगवश एक ही बात के बारे में सोचा? जियान चांगशिंग के पास इन सवालों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उन्होंने निदेशक लियू से दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए नहीं कहा। हालांकि जियान चांगशिंग एक व्यवसायी था जो हमेशा लाभ के बारे में सोचता था। वह ऐसा घृणित काम नहीं करेगा। हालांकि जियान समूह को चेहरा देने के लिए निदेशक लियू ने ईस्ट सी रियल एस्टेट के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की पहल की। निदेशक लियू को लगा कि उन्होंने ईस्ट सी रियल एस्टेट जैसी छोटी हाल ही में स्थापित कंपनी को नाराज करके सही काम किया है, क्योंकि तब उन्हें एक अग्रणी कंपनी जियान ग्रुप से चेहरा मिल सकता था। यदि उन्हें भविष्य में किसी चीज की आवश्यकता होगी, तो जियान समूह इस एहसान का बदला देगा।
जियान चांगशेंग निर्देशक लियू के कार्यों से सहमत नहीं थे। आभारी या खुश महसूस करना तो दूर की बात है। हालांकि वास्तविकता ये थी कि निदेशक लियू की कार्रवाई से जियान समूह को कुछ समय मिला। जियान चांगशेंग ने तुरंत एक कदम उठाया और कंपनी की विकास टीम को एक जरूरी बैठक के लिए बुलाया। जब मनोरंजन पार्क परियोजना का निर्णय लिया गया, तो कंपनी ने पहले ही एक परियोजना टीम की स्थापना कर दी थी। फिलहाल ऊपरी मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम में 40 से 50 लोग बैठे थे। वे सभी परियोजना के मुख्य सदस्य थे। सीईओ के रूप में जियान चांगशेंग थे बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। सभी लोग सीधे बैठे थे। ये स्पष्ट था कि सीईओ के लिए ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी। जियान चांगशेंग समारोह में खड़े नहीं हुए। बैठते ही वह सीधे मुद्दे पर आ गए। मुझे अभी खबर मिली है कि बैयून शहर में एक और रियल एस्टेट कंपनी एक मनोरंजन पार्क परियोजना विकसित करने में रुचि रखती है। दूसरी पार्टी हमसे भी तेज थी। उन्हें न केवल दक्षिणी उपनगरों में जमीन का एक उत्कृष्ट टुकड़ा मिला, बल्कि उन्होंने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। जब सभी ने ये सुना, तो वे खुद को रोक नहीं सके। जियान ग्रुप के अलावा इस तरह के साहसिक और दूरदर्शी प्रोजेक्ट के बारे में और कौन सोच सकता है? किसी ने तुरंत कहा, सीईओ, क्या ये दक्षिणी उपनगरों में जमीन का वह टुकड़ा था जो हमें पसंद आया? जियान चांगशेंग ने सिर हिलाया। हाँ, हालांकि कुछ देर की झिझक के बाद किसी ने हमें पीट दिया। सभी के हाव भाव गहरे हो गए और वे अनुमान लगाए बिना नहीं रह सके कि यह कौन सी कंपनी है। ये देखकर जियान चांगशेंग ने अपना स्वर नर्म किया और सांस ली। सौभाग्य से दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, इससे पहले कि दूसरा पक्ष दूसरी बार प्रस्ताव सौंप सके। हमें इसे अपनी सांस लेने का मौका देने के रूप में मानना चाहिए। जब सबने ये सुना तो राहत की सांस ली। जियान चांगशेंग पहले जल्दी में नहीं थे। भले ही जमीन चोरी हो गई थी, मनोरंजन पार्क परियोजना अभी भी उनकी थी। अप्रत्याशित रूप से जिस कंपनी ने उनकी जमीन छीनी उसका भी यही प्रोजेक्ट आइडिया था। इससे उन्हें संकट का आभास हुआ। चाहे कुछ भी हो, जियान समूह को मनोरंजन पार्क परियोजना शुरू करने वाला पहला व्यक्ति बनना था। ये गरिमा का मामला था। जियान चांगशेंग को जियान समूह की गरिमा की रक्षा करनी थी। यदि वह ऐसा करना चाहता, तो वह ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति होता। जियान चांगशेंग ने सभी की ओर देखते हुए कहा, आज की बैठक के लिए पहली बात सबसे जरूरी मामला भी है। हमें मनोरंजन पार्क परियोजना का स्थान जल्दी से निर्धारित करना होगा। दक्षिणी उपनगरों में जमीन के एक बहुत बड़े टुकड़े पर कब्जा करना असंभव था। शहर में एक मनोरंजन पार्क परियोजना हासिल करना लगभग असंभव था। सबसे पहले, जमीन का कोई विशाल टुकड़ा नहीं था। दूसरे, शहर में इतने बड़े प्रोजेक्ट में कई असुविधाएं होंगी। चाहे कंपनी हो या नियम, इसे पूरा करना मुश्किल था। बैयून शहर के पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों में जमीन के टुकड़े थे, लेकिन वहां यातायात सुविधाजनक नहीं था। जब दक्षिणी उपनगरों में जमीन के टुकड़े की तुलना की गई, जिसे हवाई अड्डे पर जाते समय पार किया जा सकता था, तो ये बहुत खराब था। हर तरफ चर्चा छिड़ गई। हर कोई विश्लेषण और बहस कर रहा था। सीईओ, साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या ख्याल है? इसी समय एक युवक ने अचानक हाथ उठाकर कहा। सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा था। सबने इधर उधर देखा। जियान चांगशेंग वही थे। उसने युवक की ओर देखकर भौहें सिकोड़ लीं। दक्षिण शहर। युवा आश्वस्त था क्योंकि उसने आत्मविश्वास से विश्लेषण किया। क्या साउथ सिटी विध्वंस योजना से नहीं गुजर रही है? जब संपूर्ण जिले का पुनर्निर्माण किया गया है, सभी भूमि पर एक ही समय में परियोजनाएं चल रही होंगी।
अगर हम साउथ सिटी में जमीन का एक बड़ा टुकड़ा खरीदते हैं और पुनर्निर्माण परियोजना पर काम शुरू करते हैं, तो हम कई अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं। उपनगरों की तुलना में साउथ सिटी की भौगोलिक स्थिति निश्चित रूप से बेहतर है। यदि कुछ वर्षों में साउथ सिटी को एक समृद्ध व्यापारिक जिले के रूप में पुनर्निर्मित किया जाता है, तो हमारा मनोरंजन पार्क उसी समय शहर में एक मनोरंजन पार्क बन जाएगा। इसका उपनगरों पर लाभ होगा। वर्तमान में देश में अधिकांश बड़े पैमाने के मनोरंजन पार्क उपनगरों में हैं। शहर में इसकी कोई मिसाल नहीं है। जियान चांगशेंग ने अपने सामने वाले युवक को दिलचस्पी से देखा। पहले उनके प्रस्ताव की व्यवहार्यता को नजरअंदाज करते हुए, जियान चांगशेंग के लिए इतने कम समय में उनकी महत्वाकांक्षा और उनके निर्णय के आधार पर उन्हें नोटिस करना पर्याप्त था। तुम्हारा नाम क्या है? जियान चांगशेंग ने उसकी ओर देखा और पूछा। युवक की आंखें उत्साह से भर गईं और उसने तुरंत उत्तर दिया, सीईओ, मेरा नाम ली वेनबिन है। मैं प्रोजेक्ट टीम 7 का लीडर हूँ। जियान ग्रुप जैसी कंपनी में 10 से अधिक प्रोजेक्ट टीमें थीं, इसलिए जियान चांगशेंग को स्वाभाविक रूप से उनके सभी नाम याद नहीं थे। हालांकि उन्हें अब केवल ली वेनबिन का नाम याद है। कंपनी में प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य थी। ये देखकर कि सीईओ ने ली वेनबिन पर ध्यान दिया है, किसी ने तुरंत टोकते हुए कहा, ये सुझाव अच्छा लगता है, लेकिन अब हमारे पास बहुत कम समय है। हमें नहीं पता कि दूसरे पक्ष का प्रस्ताव दोबारा कब प्रस्तुत किया जाएगा। ये 2 महीने, 3 महीने या आधा साल हो सकता है। हालांकि दक्षिण शहर जिले के लिए विध्वंस योजना को एजेंडे में रखा गया है, ये केवल माप चरण में है। यह अभी भी अज्ञात है कि निवासी कब बाहर जा सकते हैं और कब विध्वंस शुरू होगा। ये 2 महीने, 3 महीने या आधा साल हो सकता है। अगर हम दूसरी पार्टी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो हम ऐसे अनिश्चित कारकों पर विचार नहीं कर सकते। ली वेनबिन के सुझाव से कई लोग सहमत हुए। हालांकि इस शख्स की बात से कई लोग सहमत भी थे। जियान चांगशेंग ने भी अपने दिल में गणना की। हालांकि साउथ सिटी की तुलना में अन्य क्षेत्रों की स्थिति आदर्श नहीं थी। इसके अलावा साउथ सिटी के विध्वंस और पुनर्निर्माण का उपयोग करके उसे शहर में मनोरंजन पार्क परियोजना को पूरा करने का मौका मिलेगा। ऑडिट ब्यूरो के निदेशक कार्यालय में निदेशक लियू अपने किए पर आत्मसंतुष्ट थे। निर्देशक लियू एक धुन गुनगुना रहे थे और उनके डेस्क पर रखा बड़ा डेस्कटॉप कंप्यूटर जल रहा था। वह माइनस्वीपर खेलते समय एयर कंडीशनर का आनंद ले रहा था और चाय पी रहा था। फोन की घंटी बजी। निर्देशक लियू कांप गए और उनके सिर पर विग झुक गया। उन्होंने एक हाथ से विग पकड़ी और दूसरे हाथ से ऑफिस का फोन उठाया। लियू गोजिंग, मैं सिटी हॉल से हान शांगयुआन हूँ। अब सार्वजनिक मुहर के साथ मेरे कार्यालय में आएं। जब लियू गोजिंग दंग रह गए ये सुनकर, मानो वह इस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका कि यह कौन था। कौन? आपने कहा कि आप कौन हैं? लियू गोजिंग ने अनिश्चितता के साथ फिर से पूछा। हान शांगयुआन, क्या आपको मुझे खुद को दोहराने की जरूरत है? हान शांगयुआन की आवाज ठंडी और गुस्से वाली थी। उनका स्वर भी भारी हो गया। लियू गोजिंग के पूरे शरीर पर तुरंत रोंगटे खड़े हो गए। हान शांगयुआन, वरिष्ठ अधिकारी हान, उसके हृदय में एक बुरा आभास भर गया। लियू गोजिंग को लगा कि उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा है, लेकिन वह मदद नहीं कर सका। लेकिन ध्यान से पूछा, वरिष्ठ अधिकारी हान, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? जब आप यहाँ होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अपनी मुहर लाओ, मैं आपको आधा घंटा दूंगा। ये कहने के बाद हान शांगयुआन ने फोन रख दिया। कार्यालय में बाई झो सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। वह
थोड़ा अधीर लग रहा था। आज 12 गार्डों और सेक्ट मास्टर के बीच एक दुर्लभ सभा थी, लेकिन इस अत्यावश्यक मामले के कारण उनके पास व्यक्तिगत रूप से आकर इसे संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसने सोचा कि कैसे जियो, जेन और सीयू, दो कट्टरपंथियों संप्रदाय मास्टर के साथ जा रहे थे, जबकि वह आसपास नहीं था, तो वह क्रोधित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह क्रोधित था, परिणाम गंभीर थे। संप्रदाय मास्टर की ओर से उसके बिना संप्रदाय मास्टर उन दो लोगों का सामना करते हुए मौत से ऊब जाएगा। हालांकि जियोजेन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चियांग नहीं, जियाने 7, 8, 9, 10, जे क्यू के सी यू मेरा तुमसे बड़ा है। 9, 10, जे क्यू के ए जियाने सी यू। क्या आप गिनना जानते हैं? मेरे पास 7 कार्ड हैं, लेकिन आपके पास केवल 6 हैं। सी यू ओह, फिर नहीं। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर बाय, देखिए क्या हुआ। लियू गोझेंग ने खुद ही निर्णय लिया होगा। वह ऐसी परियोजना को कैसे पारित नहीं कर सका जो बैयून शहर के विकास के लिए फायदेमंद है। चिंता न करें, मैं बाद में आपके सामने इस परियोजना पर मुहर लगवाऊंगा। हान शांगयुआन सोफे के पास गया और बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए बाई झोउ की ओर देखा। बाई झोउ और हान शांगयुआन के बीच कुछ संबंध थे। हान शांगयुआन ने पहले कंपनी के सुचारू पंजीकरण में योगदान दिया था। दूसरे पक्ष द्वारा बाई झोउ की इतनी देखभाल करने का कारण स्वाभाविक रूप से उसकी महान पृष्ठभूमि थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यूसी का राजकुमार किस देश में गया, उसे देश के सबसे औपचारिक शिष्टाचार का आनंद लेना चाहिए। वह सिर्फ एक प्रांत का गवर्नर था और यहाँ तक कि एक डिप्टी भी था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा बाई झोउ की हैसियत वाले किसी व्यक्ति से दोस्ती करना उसके लिए फायदेमंद था। बाई झोउ स्वाभाविक रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पुल पार करने के बाद उसे जला दे, भले ही वह गुस्से में था। आखिरकार हान शांगयुआन ने उसकी बहुत मदद की थी। आज इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें उन पर निर्भर रहना पड़ा, इसलिए बाई झोउ का उनके प्रति रवैया अभी भी अच्छा माना जाता था। बाई झोउ ने थोड़ी आह भरी और बेहोश होकर कहा, भाई हान, मेरे लिए इस मामले की जांच करें। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपनी आंखों में रेत बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी ने मुझे गिराने की कोशिश की। यदि आप इसे नहीं संभालेंगे, तो मैं इसे खुद संभाल लूंगा। भाई हान शब्द से हान शांगयुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तैर रहा हो। वह एक अच्छे ईमानदार नेता थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाई झोउ खड़े होकर उसे भाई कह रही थी। उसने झट से अपनी छाती थपथपाई। चिंता मत करो श्री बाई, मैं तुम्हें इसके लिए स्पष्टीकरण दूंगा। उद्धरण चिन्ह।